ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं गम तो है हर एक को, मगर हौसला है जुदा जुदा। कोई टूट कर बिखर गया, कोई मुस्कुरा के चल दिया। जी हाँ श्रोताओं, अगर हम धैर्य और संयम से काम लें तो किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। आज कोरोना काल में वक्त जरूर मुश्किल है, लेकिन आपसे यही कहेंगे, अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये 91% से भी अधिक हो गई है। लेकिन अभी खतरा बरकरार है, इसलिए हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। यहां पर आपको बता दें कि कोविड संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मैक्स हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर डायरेक्टर और यूनिट हेड कैथ लैब डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज को डीपी बसु यंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड के साथ ही सूरज बी रॉय अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मनोज नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, सारे श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर मनोज से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर मनोज, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, आपसे जानना चाहेंगे कि देश में कोविड की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। आप देश में कोविड की वर्तमान स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सिद्धार्थ जी, मैं सबसे पहले कहूंगा कि कुछ रिलीफ, कुछ आराम सा महसूस हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा था कि सुनामी की तरह सेकेंड वेव आई और एक समय था जब 4 लाख से ऊपर केसेज आ रहे थे। अब आज 1,65,000 के आसपास केस है और एक्टिव केसेस की भी संख्या घटकर 21 लाख के आसपास हो गई है। रिकवरी रेट 91% से ज्यादा हो गया है। तो ये एक बड़ा अच्छा शुभ संकेत है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी खतरा टला नहीं है। आप अगर नंबर्स देखें तो 1,65,000 भी कम नहीं होता है। दूसरी चीज मैं जो श्रोताओं के साथ शेयर करूंगा कि ये जो कोविड पैंडेमिक है, ये पैची पैंडेमिक है। मतलब ये टुकड़े टुकड़े में जगह जगह पे, क्योंकि आप अगर देखें भारतवर्ष एक बड़ा राष्ट्र है और इसमें इतने सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप हर जगह का वेव देखिएगा कि एक दूसरे से डिफरेंट है। अभी दिल्ली की हालत आप देखें तो दिल्ली में आज 1000 से कम केस आए हैं, 956 केस आए हैं, बट केरला में नंबर ऑफ केसेस उतने कम नहीं हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली जो खतरा था, ये जो समस्या थी, वो थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। और आप जैसा आपने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने देखा कि विभिन्न राज्यों में जिस तरह के लॉकडाउन लगे और ये बड़ा ही एफिशिएंट समझिए कि मिटिगेशन स्ट्रैटेजी या जो पैंडेमिक को रोकने का एक कारण बना। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, क्योंकि एक बार कम हो जाता है केस, अगर आप फिर से उसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, तो फिर से केसेस बढ़ सकते हैं। और जितनी केसेस बढ़ेंगे, जितनी बार इन्फेक्शन होगा, म्यूटेंट स्ट्रेन का भी खतरा रहेगा। तो बस नम्र निवेदन है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहें। और आपने ठीक कहा कि बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा और कोविड के नंबर्स कम होंगे। कोविड परसिस्ट नहीं करने जा रहा है, कम तो होंगे ही और कोविड एक न एक दिन खत्म भी होगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया। डॉक्टर मनोज, आपका कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में वो लोग जिन्हें दिल की बीमारी है, यानी जो हार्ट पेशेंट्स हैं, वो अपने हार्ट की देखभाल कैसे कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो कोविड-19 का जो मॉर्टिलिटी रेट है या मृत्यु दर है, ये अगर आप पहले से हृदय रोग से ग्रसित हैं या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं, या डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है,
या आपको स्ट्रोक या कुछ पक्षाघात पहले हुआ है, तो ऐसे लोगों में मृत्यु दर ज्यादा होती है। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में 14,000 पेशेंट्स का यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा है, मैं उसी को कोट करूंगा। 14,000 मरीजों में देखा गया कि करीब करीब 26 से 38% हॉस्पिटल में जो एडमिटेड पेशेंट थे उनकी मृत्यु दर थी। तो निश्चित तौर पे जो लोग पहले से हृदय रोग से ग्रसित हैं या जिनकी एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी या जिनका हार्ट फंक्शन, जिसको आप इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, हार्ट फंक्शन कम है या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनमें कोविड-19 का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। खास करके सीवियर कोविड होने की संभावना भी ज्यादा रहती है और मृत्यु दर भी ज्यादा रहता है। तो ऐसे में मैं सारे दर्शकों को यही बोलूंगा कि अगर उनको कोई हार्ट की बीमारी है तो सबसे पहले वो अपने डॉक्टर से हमेशा संपर्क बनाए रखें। अगर उनके घर में किसी को कोविड होता है या कोई कोविड पेशेंट्स है तो ये बिल्कुल आइसोलेट रहें, एक्सपोजर मिनिमम होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको जो हार्ट की जो दवाइयां पहले से चल रही हैं उसको बंद किसी भी हालत में न करें, वो सारी दवाइयां उनकी चलते रहनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पे आप मैसेज देखते हैं कि कुछ ऐसी ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं जिसको जैसे लोसाटन है, एआरबी या एसी इनहिबिटर्स बोलते हैं, लिस्नोप्रिल है, इनालाप्रिल है, इन सब दवाइयों के बारे में कहा जाता है कि AC2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट हैं या एआरबी हैं। कैसे में चूंकि ये वायरस भी ACE2 रिसेप्टर से बाइंड करता है तो इन दवाइयों को लेने से कोविड-19 की संभावना बढ़ जाती है। बट ऐसा किसी भी गाइडलाइंस में नहीं लिखा हुआ है कि आपको ये ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद करनी चाहिए। जो भी आपको हार्ट की दवाइयां चल रही हैं उसको कंटिन्यू रखना है। घर में आपको वो सारी दवाइयों के साथ साथ अपने डॉक्टर से संपर्क बनाए रखना है। खान पान का उचित ध्यान रखें। फैट और सैचुरेटेड फैट, तले फले चीज, जंक फूड को बिल्कुल इस्तेमाल न करें। और चूंकि लॉकडाउन बहुत सारे राज्यों में लगा हुआ है और बाहर निकलने पे पाबंदी है, तो घर में एक्टिव अपना लाइफ स्टाइल रखें। घर के अंदर ही वॉक करें, थोड़ा योगा करें, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, ये बहुत जरूरी है। और खान पान में जितना हो हरी सब्जियां, फल, नट्स में वॉलनट्स है जिसको आप अखरोट कहते हैं, बादाम, इन सब चीजों का सेवन करें। ताजा बना हुआ घर का खाना सबसे बेहतर रहेगा ऐसी स्थिति। जी। और डॉक्टर मनोज, वो हृदय रोगी जो इस समय कोविड पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें हम क्या विशेष सावधानी लेने की जरूरत होगी? देखिए, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं और साथ में उनको अगर हार्ट की तकलीफ भी है तो वो थोड़े हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो उनको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि घर में कुछ चीजें उनको रखनी होगी, जैसे एक ब्लड प्रेशर की मशीन, जो भी है ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर की मशीन, एक ऑक्सीमीटर, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन जब ड्रॉप करता है तो एक इंडिकेशन बनता है आपकी हॉस्पिटलाइजेशन का। खास करके अगर आप हृदय रोग से ग्रसित हैं या हृदय रोग के मरीज हैं तो उसमें आपको ये देखना होगा कि प्राइमरी ऑर्गन तो लंग्स है जो इन्वॉल्व होता है कोविड-19 में, बट ये भी साथ साथ आप जान जाइए कि जितने भी कोविड-19 में जो हार्ट का इफेक्ट होता है, और हार्ट और लंग्स बिल्कुल कनेक्टेड से हैं, तो डायरेक्ट इफेक्ट होता है, उसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। और दूसरी चीज है कि कोविड-19 में क्लॉट्स बनने की भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक माइक्रो एंजियोपैथी या समझिए छोटे वेसल्स के अंदर छोटी जो नलिकाएं हैं, केशिकाएं हैं, उसमें क्लॉट बनता है। तो ये क्लॉट फॉर्मेशन, थक्का बनने की प्रक्रिया बहुत तीव्र हो जाती है कोविड-19 में। और यही एक कारण है कि बहुत सारे कोविड-19 के पेशेंट्स में हार्ट अटैक या एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम, जो एंजाइना बोलते हैं, अनस्टेबल एंजाइना होता है। एक तो सप्लाई और डिमांड की भी मिसमैच होती है, क्योंकि अगर लंग्स आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम है तो हार्ट मसल्स को भी ऑक्सीजन कम मिल रहा है। तो ऐसे लोग जो हैं उनको थोड़ा सा अपना थ्रेशोल्ड ऐसा बना के रखना होता है कि अगर आपकी 95% ऑक्सीजन सैचुरेशन से कम आ रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अस्पताल में जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि हॉस्पिटलाइजेशन का थ्रेशोल्ड थोड़ा नीचे रखना पड़ता है, जल्दी भर्ती होना चाहिए जहां पे हॉस्पिटलाइज केयर मिल जाए। और अगर ऐसी बात नहीं कि हर कार्डियक पेशेंट या हर डायबिटिक्स को बहुत ज्यादा हाई रिस्क रहता है, अगर आपका शुगर वेल कंट्रोल्ड है, आपका हृदय रोग के लिए जो आप दवाइयां ले रहे हैं वो आप रेगुलर खा रहे हैं और अभी रिसेंटली कोई डीकम्पनसेशन नहीं हुआ है, तो आप घर पे भी ठीक हो जाते हैं। 80-90% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जी। अब आपने जैसे दिल के दौरे की बात की या कोविड के दौरान हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। डॉक्टर मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, यदि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है तो अस्पताल जाने के दौरान
सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और इसके क्या लक्षण हैं? कैसे हम पहचान करेंगे कि इस व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हुआ है या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है? देखिए, हार्ट अटैक जो है वो एक एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट एथेरोथ्रोम्बोटिक डिजीज है। उसमें क्या होता है कि जो हृदय की धमनियां होती है, जिसको हम लोग कॉर्नरीज आर्टरीज बोलते हैं, वो क्लॉट से ब्लॉक हो जाती है और उस हिस्से में जिसको जो हार्ट की मसल्स है वो डैमेज होने लगती है। तो इसमें सीवियर चेस्ट पेन होता है और इसमें टिपिकल चेस्ट पेन जो होता है वो छाती में रेट्रोस्टर्नल या जो बीच की जो आपकी छाती की हड्डी होती है उसके पीछे होता है। ये पिन पॉइंटेड नहीं होगा, ये पूरा डिफ्यूज होगा, दोनों हाथों में रेडिएट कर सकता है, खास करके बाएं हाथ में जा सकता है, जॉ में पेन हो सकती है और एक कोल्ड स्वेटिंग बोलते हैं। अगर आपको पसीना बहुत आ रहा है और इस तरह का पेन है तो हार्ट अटैक से संबंधित पेन होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में आपको एक चीज और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जी। जो भी हार्ट अटैक होता है उसमें सबसे ज्यादा मृत्यु पहले घंटे में होती है और ये एक समझिए एरिथमिया बोलते हैं या हार्ट की जो गति है उसके अनियंत्रित होने की वजह से होती है। जी। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अगर घर में कुछ डिस्प्रिन वगैरह है तो देख के आप नियरेस्ट हॉस्पिटल पे जाएं जहां आपके हार्ट की रिदम की एक मतलब क्या है जाए कि मॉनिटरिंग हो सके। दूसरी चीज की इलाज जो है कोविड पॉजिटिव है, कोविड नेगेटिव है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपकी दिल की नसें बंद है तो आइडियल ट्रीटमेंट तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है या बैलूनिंग। उसी समय जो कल्प्रिट आर्टरी है या जिस नस के बंद होने से हार्ट अटैक हो रहा है उसको बैलून से हम लोग साफ कर देते हैं, उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। जहां ये सुविधा उपलब्ध नहीं है दूर दराज की जगहों पे, वहां पे एक ब्लड को थिनर एक जो होती है उसको थ्रोम्बोलिटिक्स कहते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, टेनेक्टिप्लेज है, इस तरह की दवाइयां होती हैं जो उपलब्ध होती है, इसको इंट्रावेनस देने से वो क्लॉट डिजोल्व हो जाता है। तो इसमें सबसे है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, डिस्प्रिन है तो डिस्प्रिन ले लें और नियरेस्ट हॉस्पिटल सेंटर पे पहुंचे। सपोज दैट कि जाते समय आप जब अस्पताल जा रहे हैं उस रास्ते में अगर मान लिए कि आपको ऐसा लगता है कि मरीज जो है वो बिल्कुल सांस लेना बंद कर लिया है, धड़कनें रुक गई है, तो उस समय एक सीपीआर का बहुत मौत है जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। छाती के बीच में प्रेशर डाल के और उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करके, अगर कोविड पेशेंट्स है तो हो सकता है कि ये संभव ना हो, बट उसको मास्क से ब्रीदिंग करके और उसको एक तरह से कहिए रिससिटेट करते हुए नियरेस्ट हॉस्पिटल तक ले जाना चाहिए। जी। और अभी जैसे बाजार में ऑक्सीमीटर मिल रहे हैं और जो भी कोविड पेशेंट हैं वो अपने ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो उसमें हम दो चीज चेक कर पाते हैं, SpO2 लेवल और साथ में पल्स रेट भी। कई सारे पेशेंट्स में ऐसा भी देखा जा रहा है जहाँ पे SpO2 जो लेवल है वो तो 94 से ज्यादा है, लेकिन जो पल्स रेट है वो उनकी 100 से भी ज्यादा तक पहुंच जाती है, कुछ लोगों में 120, 100। तो ऐसे में ये क्या इंडिकेट करता है और उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अब मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि नॉर्मल जो हार्ट रेट है वो 60 से 90 है। अगर 60 के नीचे होता है उसको ब्रेडिकार्डिया या स्लो हार्ट रेट बोलते हैं, 90 से ऊपर है तो फास्ट हार्ट रेट या टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो ये जो कोविड पेशेंट्स होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर फीवर हुआ, फीवर से हार्ट रेट बढ़ सकता है तो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है और आपकी जो ब्रीदिंग वर्क ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा बढ़ी हुई है तब भी हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो इसको हार्ट रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, बट थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो उसमें इतनी घबराहट नहीं होनी चाहिए। हार्ट रेट किस तरह का बढ़ा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए कि कुछ लेथल एरिथमिया जिसमें कोई ऐसी धड़कन होती है जिसमें जान चली जाती है, वो जनरली उसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। वो काफी तेज रफ्तार की होती है, उसमें 100 के आसपास नहीं, 170-80। तो एनी हार्ट रेट, कोई भी हार्ट रेट अगर 120 से ज्यादा है तो आपको ईसीजी करानी चाहिए। ईसीजी करा के ये पता चलेगा कि किस तरह की ये हृदय की जो गति बढ़ी है कैसी है। ये नॉर्मल हार्ट बीट है जो तेज गति से आ रहा है, इसको साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर उसकी जो वेव है जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डराने वाली है तो उसके लिए उचित उपचार डॉक्टर्स आपको बताएंगे, आपको हॉस्पिटल पहुंचना होगा। जी। और डॉक्टर मनोज, वो लोग जिनकी हार्ट सर्जरी या एंजियोप्लास्टी, वॉल रिप्लेसमेंट, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं और कोविड के कारण वो अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं या ये सब ड्यू हैं, तो अब वो अपनी सर्जरी को कैसे प्लान कर सकते हैं? जी, आपने ये बहुत ही कहिए कि
समय के मुताबिक प्रश्न पूछा है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि हम लोग सारी तरह से फोकस कर रहे हैं कोविड-19 को हैंडल करने के लिए, तो इसमें जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं वो थोड़े नेग्लेक्ट से हो जा रहे हैं, क्योंकि वो डर, एक तो उनको भय है कि अस्पताल जाने से कोविड हो जाएगा, इस वजह से वो नहीं आते हैं। तो उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि वो अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे टेली कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन जरूर करते रहें। दूसरी चीज कि अभी क्या है, कुछ सर्जरी इमरजेंसीज होती हैं, जैसे हम आपने एक उदाहरण देता हूँ एंजियोप्लास्टी की। एंजियोप्लास्टी जो हार्ट अटैक के दौरान होती है उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो उसमें तो कोई रोक नहीं है, अगर कोविड है नहीं है, आपका ट्रीटमेंट है कि हार्ट अटैक है, तो आपको तो अस्पताल जाना है और अपनी सर्जरी करवानी है, एंजियोप्लास्टी करवानी है। कुछ होते हैं इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी, अगर आपको अभी दर्द नहीं हो रहा है, आपको चलने फिरने से कोई चेस्ट पेन नहीं है, आपको कोई ऑनगोइंग एंजाइना नहीं है, चेस्ट पेन नहीं है, तो आप इस सर्जरी को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। बाईपास सर्जरी में भी कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे तीनों नसें ब्लॉक हैं, लेफ्ट मेन आर्टरी में ब्लॉकेज है, तब तो अर्जेंट बाईपास कराना है। बट ऑल इलेक्टिव सर्जरी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि जब थोड़ा सा कोविड का, अगर मान ली उनको साथ साथ कोविड भी है, तब तो उनको निश्चित तौर पे कोविड के क्योर होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कोविड में पूरा जो ये जो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है उससे हर चीजें डिरेंज रहती हैं, पैरामीटर्स। तो बेहतर तो यही होता है कि आप वेट करें और वेट करके फिर आप सर्जरी के लिए जाएं। बट ऑल इमरजेंसी सर्जरी, जैसे हमने कहा आपको हार्ट अटैक के लिए प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, या बहुत सीवियर डिजीज है, आपको ऑनगोइंग चेस्ट पेन हो रहा है, तो इसमें कोई शंका नहीं है कि जल्दी से जल्दी आप जाएं। और मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में ये अभी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नॉन कार्डियक नॉन कोविड काम नहीं हो रहा है। 20% 30% काम जो है बेड्स अभी भी नॉन कोविड से भरे हैं और ये प्रोसीजर्स हो रहे हैं। जी। और डॉक्टर मनोज, दिल के वो मरीज जो एस्प्रिन या दूसरे ब्लड थिनर ले रहे हैं, उन्हें वैक्सीन लेते समय किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए और लेनी चाहिए या नहीं? देखिए, एस्प्रिन हो या क्लोपिडोग्रेल हो, जिसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं एंटी प्लेटलेट्स ड्रग की तरफ से, जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको, जो उसके फंक्शन को रोकते हैं, ये कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन के लिए। कोई भी पेशेंट जिनकी पहले एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है, वो अगर एंटी प्लेटलेट्स खा रहे हैं तो बिना किसी दवा को बंद किए हुए वैक्सीन के लिए जा सकते हैं। रही बात जिनको एंटीकोगुलेंट या जो थक्के को रोकने के लिए जो दवा होती है, जो दूसरी दवा है जिसको एसिट्रोम, वारफेरिन या नोवेल एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं, इन दवाइयों में एक चीज है कि इसमें आपको एक टेस्ट कराना होता है या इस दवाइयों को थोड़ा रोकना पड़ता है, क्योंकि जो भी वैक्सीन हैं वो इंट्रामस्कुलर लगते हैं तो हेमाटोमा बनने के डर होता है। तो इसके लिए आपको पहले अपने डॉक्टर से बात कीजिए, ये दवाइयां जो है एंटीकोगुलेंट बंद की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, और बंद करने के बाद एक PTINR का वैल्यू है 1.2 के आसपास आ जाए तो जाके आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। बट ये बिना जो इस तरह की दवाइयों पे हैं, जो वारफेरिन या एसिट्रोम टाइप की दवा ले रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर से संपर्क करके ही लगाना है। बट जिनको एस्प्रिन मिल रहा है या क्लोपिडोग्रेल मिल रहा है, वो बेझिझक जब अपना कर्म उनका आए, जब उनका नंबर आए, तो जाके वो अपना वैक्सीन लगवा लें। जी। और डॉक्टर मनोज, इस बीच पूरे देश से श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं, और सबसे पहले रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में बड़ौद का, जहां से महेश शर्मा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? आपका प्रोग्राम जो है बहुत ज्ञानवर्धक है जी, और हमें अच्छी शिक्षा देता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज सवाल है जी, छोटे बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएंगे, और जो है इनके लिए वैक्सीन कब तक आने की संभावना है? जी डॉक्टर मनोज, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा चिंता अपने बच्चों के लिए करते हैं, और कोविड के इस काल में जैसा कि बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा तीसरी लहर में भी बहुत चिंता जताई जा रही है, तो किस तरीके से हम सेफ रखें बच्चों को लेकर, क्या कुछ कहें? बहुत दिनों से घर में भी बेचारे हैं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। अभी तक जो हम वैक्सीन यूज कर रहे हैं, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, ये 18 साल से ऊपर के लिए ही है। बट अभी आपने सुना होगा कि ICMR ने अभी
कोवैक्सीन की ट्रायल 12 से ऊपर के बच्चों के लिए शुरू कर दी है, तो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आ जाएगा। अभी के डेट में तो बच्चों को मैं कहूंगा कि एक ही तरीके से बचाया जा सकता है कि उनको प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कराया जाए, उनको प्रॉपर मास्किंग के लिए बोला जाए, वो कहीं बाहर भीड़ भाड़ की जगह पर न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अगर घर में कोई व्यक्ति को अगर कोविड-19 होता है तो उनसे बच्चों को दूर रखें। और बच्चों में एक खास बात है कि उनके ACE2 रिसेप्टर्स जिससे ये कोरोना वायरस बाइंड करता है, इसकी जो डेंसिटी होती है, इसका घनत्व तो कम होता है लंग्स में, तो बहुत सीवियर या सिम्टोमैटिक कोविड-19 होने की संभावना कम रहती है। बहुत विरले कुछ बच्चों में एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है जिसमें थोड़ी सी रिस्क बहुत बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। बट बच्चे अभी जो आज के डेट में अगर मैं इनको एक ही संदेश दूंगा कि इनको पूरी तरह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कराएं। और मुझे उम्मीद है कि कोवैक्सीन की जो बच्चों में ट्रायल शुरू हुई है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी अगर सरकार दे देती है कि बच्चों में भी यूज हो सकता है। कुछ और वैक्सीन हैं जिनका यूज हो रहा है, जैसे फाइजर की जो बायोएनटेक वैक्सीन है उसको भी 12 साल के ऊपर के बच्चों में देने की हो गई है सिफारिश। तो मुझे लगता है कि वो सब वैक्सीन भी अभी पाइपलाइन में है, तो अभी थोड़े दिन के लिए बाद शायद हमारे पास बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध रहेगा। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर डायरेक्टर और यूनिट हेड कैथ लैब डॉक्टर मनोज कुमार। आप भी डॉक्टर मनोज से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर अपने कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और इस बीच बिहार का रुख करते हैं, मधुबनी से गजेंद्र जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आइए जानते हैं क्या सवाल है उनका। गजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी गजेंद्र जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। हेलो। हाँ जी गजेंद्र जी हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। हम जानना चाहते हैं सर कि डॉक्टर साहब और आपको दोनों आदमी को नमस्कार। नमस्कार। हम गजेंद्र सिंह मधुबनी से बोल रहे हैं। जी गजेंद्र जी बताइए। बिहार। जी बताइए, सवाल बताइए अपना। एक हमारी वाइफ जो है एस्नोफिलिया के पेशेंट है जी, उसको वैक्सीन लगेगा कि नहीं? जी डॉक्टर मनोज, एस्नोफिलिया की प्रॉब्लम है तो क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं अपनी वाइफ को? जी बिल्कुल लगवा सकते हैं। एस्नोफिलिया कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन के लिए। और आपको ये मैं बता दूं कि जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जो वैक्सीन के साथ हैं वो 1,00,000 में 1 है। बहुत कम इंसिडेंस है सीवियर एलर्जी रिएक्शन का। और एस्नोफिलिया या ब्रोंकियल अस्थमा, ये जो सोरियासिस है, इस तरह की डिजीजें कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। आप अच्छे सेंटर्स पे जाके अपना वैक्सीनेशन करवाएं। जी, और डॉक्टर मनोज आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो कार्डियक पेशेंट्स हैं वो अपनी डाइट किस तरह की रखें कि एक हेल्दी जो लाइफ हो सकती है, क्योंकि इस समय कोविड के समय में बहुत ज़्यादा जैसे वाटर इनटेक है या लिक्विड डाइट्स, इन पर जोर दिया जा रहा है। जी देखिए, एक चीज तो मैं इसमें आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि आपका हार्ट फंक्शन कैसा है, इस पे आपका फ्लूइड इंटेक डिपेंड करता है। अगर आपकी हार्ट फंक्शन वीक है या आपको पहले से पता है कि आपका जो हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है, जिसको आप इको की रिपोर्ट में इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, अगर वो कम है तो आपका फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन जो आपके डॉक्टर ने बताया उसी हिसाब से चलना है। कोविड में उसको बढ़ाना नहीं है। जैसे अगर आपकी हार्ट फंक्शन 20% है तो आपको अगर किसी ने 1 लीटर फ्लूइड के लिए बताया तो आपको 1 लीटर ही फ्लूइड लेना है। और इस फ्लूइड का मतलब सब कुछ है, ऑल इन लिक्विड फॉर्म, चाहे आप पानी के रूप में लें, दूध में लें, चाय में लें, आपको 1 लीटर ही लेना है। अगर आप स्वस्थ हैं और आपका हार्ट फंक्शन ठीक है या आपका कोई इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस नहीं है, आपका 55% से ज्यादा आपका इजेक्शन फ्रैक्शन है और आपकी जो पंपिंग है वो नॉर्मल है, तब आपको थोड़ा फ्लूइड इंटेक बढ़ा देना चाहिए। और फ्लूइड इंटेक बढ़ाने से ये फायदा होता है कि डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए कोविड पेशेंट्स में खास करके। डिहाइड्रेशन एक बहुत ही मतलब समझिए कि चिंता का विषय बनता है, क्योंकि अभी इस बार हमने नए स्ट्रेन में देखा कि बहुत लोगों को जीआई सिम्टम्स या पेट से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, इसमें डिहाइड्रेशन होता है। तो ऐसे में आपको हाइड्रेशन ठीक से मेंटेन करना है। जहां तक रही खान पान की बात, तो देखिए प्रोटीन इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए प्रोटीन का बहुत रोल है। बाकी जो सप्लीमेंट्स में है, जिंक का रोल है,
आप विटामिन सी, जिंक वगैरह तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब ही करते हैं साथ में प्रिस्क्रिप्शन के। जो खाने में है उसमें फल क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्रेश फ्रूट्स मिलता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स को ये सप्लीमेंट करता है। दूसरा, घर में होम कुक्ड फूड जो है हमारा इंडियन फूड, वो सबसे बेहतर है। उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ज्यादा ऑयली ना हो। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने पहले भी बताया कि अखरोट और बादाम बहुत अच्छे हैं। आप अगर कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज करते हैं तो मिल्क के साथ आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सोयाबीन जो है वेजिटेरियंस लोगों के लिए सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको एग व्हाइट, मतलब एग का व्हाइट का मतलब ये है कि आप उसका येलो वाला पार्ट जो है उसको निकाल दें। और येलो वाला पार्ट आप निकाल देंगे तो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज्यादातर येलो पार्ट में रहता है। इवन चिकन ब्रेस्ट में भी काफी प्रोटीन होता है। तो इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन बना के जंक फूड को अवॉइड करना है, बाहर से होम डिलीवरी वाले फूड को अवॉइड करना है, घर में बना के ताजा खाना खाना है। जी, और अब हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश में शिवपुरी का, जहां से यशवंत जैन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। यशवंत जी नमस्कार। नमस्कार साहब, मैं यशवंत जैन सदर बाजार शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। जी बताएं यशवंत जी। मेरा ये प्रश्न है साहब, जो कोवैक्सीन लगवा रहे हैं और कोविशील्ड लगवा रहे हैं, तो दोनों वैक्सीनों के बारे में तरह तरह की बातें आ रही हैं कि कोवैक्सीन ज्यादा अच्छी है या कोविशील्ड अच्छी है। और मैंने तो दोनों कोविशील्ड के लगवा लिए हैं, मेरी पत्नी को भी लगने हैं। अच्छा। तो मैं ये चाहता हूँ कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, उसके बारे में हमें जानकारी देने का कष्ट करें। जी डॉक्टर मनोज, बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा रहती है कि कोविशील्ड अच्छी है या कोवैक्सीन, या कौन सी मैं वैक्सीन लगवा लूं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरे हिसाब से दोनों वैक्सीन एफिशिएंट वैक्सीन है, दोनों कारगर वैक्सीन है। दोनों की जो अगर कोवैक्सीन की बात करें तो ये होल वेरिएंट्स, मतलब पूरे वायरस को डीएक्टिवेट करके आपके बॉडी में डाला जाता है। तो ये अंदर रेप्लिकेट नहीं करता है, बट आपका जो स्पाइक प्रोटीन है जो वायरस का, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। इसने भी फेज 3 ट्रायल्स में इसकी भी 80% के आसपास एफिकेसी है। आपने देखा हो कि एस्ट्राजेनिका की जो बनी हुई हमारी कोविशील्ड है वो भी इतने ही कारगर है। और जो एक सोशल मीडिया में या इस तरह की अफवाहें उड़ जाती है कि जैसे कोविशील्ड वैक्सीन में क्लॉट्स बहुत बनते हैं, ये आपको सच पूछिए तो लाख में एक पेशेंट्स को बनते हैं क्लॉट्स, और वो भी मतलब वैक्सीन से रिलेटेड हैं। और कुछ चीजें जो हैं, जो अगर आप पहले से क्लॉट्स फॉर्मेशन की आपको ज्यादा संभावना है, जैसे अगर आप डायबिटिक हैं, उन लोगों में बनते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों वैक्सीन काफी सुरक्षित हैं। आपको जो वैक्सीन अवेलेबल हो उसको आप लगवा सकते हैं। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, मैंने कोविशील्ड के 2 डोज लिए हुए हैं। तो कोई डिफरेंशिएशन बहुत नहीं है। कुछ सेंटर्स पे कोवैक्सीन उपलब्ध होता है, कहीं पे कोविशील्ड उपलब्ध होता है। तो अभी जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड में जो आया रिपोर्ट, उसमें तो उन्होंने इवन कहा है कि कोविशील्ड के सिंगल डोज से भी ट्रांसमिशन भी वायरस का कम हो जाता है। तो 90% उन्होंने इस बार एफिकेसी बताई है, और ये फाइजर के बराबर बताई है। तो कोविशील्ड में भी कोई दिक्कत नहीं है। और कोवैक्सीन तो हमारा स्वदेशी वैक्सीन है और पूरी तरह से सेफ वैक्सीन है। अभी तो इसको बच्चों के लिए भी ट्रायल के लिए आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है। तो मेरा कहना है कि इसमें डिसीजंस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई चीज है नहीं। आपको जो वैक्सीन आपके को उपलब्ध हो जाती है, आप वैक्सीन लगवा लीजिए। और निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन जो है वो सिम्टोमेटिक सीवियर डिजीज से आपको बचाएगा। बिल्कुल। अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर मनोज, आपके इसी पॉजिटिव नोट के साथ आपने जो लोगों के जानकारी दी, वैक्सीनेशन के बारे में बताया, और सबसे ज्यादा जो कार्डियक डिजीज थी, हृदय रोग के से संबंधित जो लोग थे, उनको उनके बारे में जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर मनोज ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन कीजिए। और यहां पर आपको बता दें कि कोविड संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।